है एवरीवन, वेलकम टू जीएसएब ऑनलाइन क्लास। करेंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आज नए टॉपिक को कवर करेंगे जो है इंडिया नेपाल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंतर्गत ही ये टॉपिक है जिसमें आपने एक ओवरऑल टॉपिक कवर किया है हमने, जैसे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड पॉलिसी। तो नेबरहुड में नेपाल इज़ वन ऑफ द कंट्री जो बहुत ही स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस रखता है इंडिया के लिए, एंड वाइस वर्सा नेपाल के लिए भी इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गोइंग अहेड, जो मेरा एक पैटर्न रहा है कि कैसे मैं लेक्चर्स लेती हूँ, फर्स्ट वी हैव टू नो कि क्यों हम लोग ये टॉपिक कवर भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमने नेबरहुड पॉलिसी पढ़ लिया तो फिर अलग से नेपाल को पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई। द रीज़न यू नो, ठीक है। ये तो जो रीज़न है, दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड न्यूज़ कुछ दिन पहले तक, कि पहला रीज़न तो यही है जो जेनजीज रिवॉल्यूशन हुआ। एक यूट्यूबर का आपने ब्लॉग भी देखा होगा। बेसिकली ही वेंट टू नेपाल, टू काठमांडू, टू कैच ए फ्लाइट टू समवेयर इट्स वेस्ट, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में, शायद यूके या लंदन का फ्लाइट वो पकड़ने गया था। बट इन द मिड्स ऑफ इट वहाँ पे ये रिवॉल्यूशन या प्रोटेस्ट ऑनगोइंग था और ये बहुत भयावह रूप ले लिया, और जिसको उस यूट्यूबर ने व्लॉग कर दिया और पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन ही हो गई। पूरी हिस्ट्री नेपाल की वो उसने डॉक्यूमेंट कर ली। आई थिंक उस यूट्यूब का नाम है वी हेट द कोल्ड करके यूट्यूब है। वो ब्लॉग्स बनाते हैं, कंट्रीज़ बाई कंट्री ट्रैवलिंग का ब्लॉग्स बनाते हैं। तो वो टूरिस्ट के रूप में गए, बट एक रिवॉल्यूशनरी के रूप में उन्होंने वहाँ से निकले, वो नेपाल से। सो बहुत अच्छा व्लॉग है, आप देख सकते हो कैसे उन्होंने रियलिटी को दिखाया, कैसे जो अफवाहें फैली जा रही थी कि नेपाल के पॉपुलेशन के ख़िलाफ़, तो वो उन्होंने उस रियलिटी को दिखाया कि वहाँ पे एक्चुअली पे ग्राउंड लेवल पे हो क्या रहा है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न we have to cover the India-Nepal relation. Apart from this also, you have read in the prelims, for the prelims, कि उसमें इंडिया और नेपाल ने हाल ही में, लाइक इन मार्च या अप्रैल का ही न्यूज़ है, 10 MOUs साइन किए हैं, द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और द एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो ये दोनों जो मेन रीज़न है, दैट्स वाई वी आर रीडिंग द इंडिया नेपाल अलग से। वैसे भी नेबरहुड कंट्रीज़ को कवर कर ही लेना चाहिए। अगर ये डायरेक्ट भी ना पूछा जाए, इंडिया को लाइक कोई ऑर्गेनाइजेशन ही पूछा जाए या इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को ही पूछा जाए, तो यू हैव अ सेपरेट पॉइंट कि कहाँ कैसे इंडिया नेबरहुड कंट्रीज़ से अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रही है और क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करती है इन ऑर्डर टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशन विद इट्स नेबरहुड कंट्रीज, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर रीडिंग द इंडिया नेपाल रिलेशन। आई होप इससे पहले जो भी करंट अफेयर्स में टॉपिक हुए होंगे आपके 1 पेज नोट्स रेडी होंगे उसके लिए, ठीक है। तो अगेन यू नो द ड्रिल बाय नाउ। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, लक्ष्य बैच से जुड़े हैं, तो जो 1 पेज नोट्स की मैं बात ये कर रही हूँ कि जैसे ही आप मेरी क्लास अटेंड करोगे, किसी भी क्लास अटेंड करोगे, तो ऑब्वियसली जो क्लास में चल रहा है वो तो आप डिक्टेट करोगे ना, दैट वुड बी योर क्लास नोट्स। इसके बाद जैसे एक लेक्चर कंप्लीट होगा, यू विल फाइंड द नोट्स PDF ऑफ द इंडिया नेपाल रिलेशंस। दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है, ठीक है, एंड देन उसको कंबाइन करके यू हैव टू मेक अ 1 पेज नोट्स इटसेल्फ। ऑलराइट, ये आपका टास्क है। 1 पेज नोट्स मीन्स मतलब 1 पेज का ही आपका नोट्स रहेगा। यू हैव टू यूज़ मल्टीपल फ्लो चार्ट्स, मल्टीपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जिससे क्या हो जाएगा कि जो आपका 4-5 पन्ने का कंटेंट है उसको आपको एक पन्ने में सीमित करना है। तो यू हैव टू यूज़ द बुलेट पॉइंट, द बेसिक, द मोस्ट हाईलाइटेड टर्मिनोलॉजीज़, उसको आपको इस 1 पेज में इंक्लूड करना है, सो दैट जब रिवीजन करोगे आप इसी एक पेज से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द इंडिया नेपाल रिलेशन। आई हैव रिटन द सब टॉपिक्स दैट आई विल बी कवर्ड फॉर दिस टॉपिक। जैसे इंडिया नेपाल रिलेशंस, डिफरेंट डायमेंशंस हम लोग देखेंगे कि क्या क्या डायमेंशंस हैं इंडिया नेपाल रिलेशंस में, और उस डायमेंशंस के अंदर इनकी रिलेशंस कैसी है। सेकेंड वी विल सी द डायमेंशन वी आर सीइंग द रिलेशंस, तो ऐसा है, लेकिन उसमें क्या क्या अभी रिसेंट चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस में चाइना एंगल अलग से आएगा, तो इसलिए हम लोग जो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड चैलेंजेस है तो इसको हम लोग थोड़ा अलग से इसका ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेंगे, एंड क्या वे अहेड होना चाहिए।
ऑब्वियसली जो रिसेंट अभी 10 MOU साइन हुए हैं वो हमको तो करना ही है, ठीक है। एंड जेंजिस रिवॉल्यूशन को भी हम लोग अलग से कवर कर लेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे एंड उसमें क्या इंडिया का इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को हमको कवर करना है फॉर द इंडिया नेपाल रिलेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए आप लोग, इंडिया नेपाल रिलेशन। ठीक है। इंडिया नेपाल रिलेशंस को बोला जाता है रोटी और बेटी का रिश्ता, रोटी एंड बेटी का रिश्ता। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अब जो नेपालीज़ हैं वो बहुत भारी मात्रा में इंडिया में रहते हैं और यहीं पे काम करते हैं और यहीं पे शादी भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शादी कर लेते हैं तो इंडिया बिकम अ ससुराल फॉर द नेपालीज एंड ऑल्सो इंडिया प्रोवाइड्स द रोटी टू दी सपोर्ट द लिवलीहुड्स ऑफ द नेपालीज, इसीलिए इसको रोटी और बेटी का रिश्ता का नाम भी दिया जाता है। So these kind of quotation you can definitely add. Why this is so? Around 6 million Nepalis live in India and also work and married in India. जिस वजह से इसको बोला जाता है रोटी और बेटी का रिश्ता। तो यहीं से you will get to know कि कितना इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंट रिलेशन है, म्यूचुअल रिलेशन है। उसी तरह जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेहरू ने बोला था कि हम लोग नेपाल में वी कैन नॉट अफोर्ड एनी रॉन्ग थिंग इन नेपाल बिकॉज नेपाल होल्ड्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट जियो स्ट्रैटेजिकल सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी इट विल बी द रिस्क टू आवर सिक्योरिटी, ही हैज सेड विथ रेफरेंस टू चाइना के रेफरेंस में नेहरू जी ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा भी अलग अलग टर्म्स में अलग अलग रीजन्स को कोट करते हुए इंडिया नेपाल के रिलेशन को बोला जाता है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज रिलीजन से, मैरिज से, रिलीजन में बोध गया से। फॉर एग्जांपल यू नो कि लुम्बिनी में बोध गया, लुम्बिनी में बेसिकली जो बुद्धा थे उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसी तरह बहुत चीज़ों को लिंक किया जाता है, रिलीजियस बैकग्राउंड पे भी इसको लिंक किया जाता है। तो ऑब्वियसली द इंडिया एंड नेपाल हैज़ अ वेरी हिस्टोरिकल एंशियंट रिलेशंस है, हिस्टोरिकल रिलेशंस है और इट हैज़ शेयर्ड द जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक लिंकेजेस जो कि सेंचुरी से चली आ रही है। तो दैट्स वाई द इंडिया नेपाल रिलेशन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब यू कैन ड्रॉ अ मैप यहाँ पे टू शो कि कहाँ पे नेपाल है एंड कौन कौन सी इंडिया की स्टेट्स है जो नेपाल के साथ लिंक करती है। तो लेट्स ड्रॉ ए मैप। बस हम लोग ऊपर वाला ही बनाएंगे, द नॉर्दर्न पोर्शन वी विल मेक, जिससे वो क्लैरिटी हो जाएगी कि कहाँ पे ठीक है। ये सिक्किम हो गया, यहाँ पे भूटान हो गया एंड दिस इज लाइक अ, ठीक है। जहाँ पे हमें हाईलाइट करना है वहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बना देंगे एंड दिस इज़ द नेपाल रीजन। तो ये नेपाल हो गया हमारा। द वन विच इज़ टू द नॉर्थ, जो नॉर्थ में है, दिस इज़ द उत्तराखंड। यहाँ पे आपका हो गया उत्तर प्रदेश, दिस इज़ बिहार, ठीक है। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक, एंड दिस इज सिक्किम, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपका उत्तराखंड हो गया, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ये हो गया आपका बिहार,
ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल एंड दिस इज सिक्किम, ठीक है। देन मेक इंडिया एंड दिस इज नेपाल एंड जस्ट कोट द इंडिया नेपाल इन फिगर एंड बस इसको हाईलाइट कर दो कि दिस इज़ उत्तराखंड, उत्तराखंड है, यूके नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो इससे यू हैव कोटेड द नेबरिंग स्टेट्स और द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ द इंडिया विच इज़ टचिंग नेपाल, ठीक है। तो ये इसको बनाओ एंड जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा कोई भी डायग्राम बनाना एग्ज़ाम में तो उसको बॉक्स में कर देना, सो इट लुक नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन लगता है। इसको बना लीजिए। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप लोग लिखिए इंडिया नेपाल रिलेशंस डायमेंशंस। डायमेंशंस लिखना नहीं है, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि जब आप नोट्स खोल के पढ़ोगे यू विल गेट टू नो कि व्हाट वी आर कवरिंग इन द दिस सब हेडिंग, ठीक है, ऑलराइट। तो पहला आप लिखिए द हिस्टोरिकल रिलेशन, द हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रिलेशन। हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रिलेशंस में यू कैन सी कि फ्रॉम द 90s आफ्टर द इंडिपेंडेंस इटसेल्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन होते रहे हैं इंडिया और नेपाल के बीच, ठीक है। जिसमें जो नेपाल है इट हैज़ बीन ट्राइंग टू अचीव द डेमोक्रेसी, ठीक है, इट हैज़ बीन ट्राइंग टू अचीव द डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इवन वी नो कि नेपाल जो है अभी भी डेमोक्रेटिक सेटअप को अचीव करने में पीछे पड़ रहा है, तभी जाके जिंजिस रिवॉल्यूशन हुई है ना। तो ऑब्वियसली जो नेपाल है उसमें डेमोक्रेसी बहुत दिन के बाद आई, अराउंड 2005 के अराउंड वहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी। उसके बाद जिंजिस रिवॉल्यूशन इस बार हाल ही में हो गया, ठीक है, एंड फाइनली 2015 में जाके उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है। बहुत मशक्क़त करने के बाद 2008 में उनकी मोनार्की खटी और 2008 में उनके यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप आया। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ने जो भी रिवॉल्यूशन हुए लाइक 2008 में, मैंने 5 बोल दिया था, 2008 में मोनार्की वहाँ पे डिवॉल्यूश हुई एंड फेडरल रिपब्लिक वहाँ पे आया एंड 2015 में जाके वहाँ पे न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड अल्टीमेटली 2025 में फिर जिंजिस रिवॉल्यूशन आई एंड फिर नेपाल इज स्ट्रगलिंग टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक सेटअप। तो ऑल दीज ईयर्स इंडिया हैज सपोर्टेड नेपाल, ठीक है, टू मेक नेपाल ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। ओनली आफ्टर द इंडिया इंडिपेंडेंस इंडिया ऑलवेज वांटेड टू मेक नेपाल ए डेमोक्रेटिक नेशन, क्योंकि वो प्रिंसिपल सेम हो जाता इंडिया और नेपाल का एंड इट विल हेल्प द इंडिया टू मेंटेन ए वेरी म्यूचुअल रिलेशनशिप, ए कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ इट्स नेबर, ठीक है। सो दिस पॉलिटिकल इंगेजमेंट हैज़ स्ट्रेंथेंड द इंडिया नेपाल रिलेशनशिप, ठीक है। So that's why the importance has been increased. There are the different kinds of the dimension of the relations of the India Nepal has been formed. For example, you can say कि जैसा हमने यहाँ पे अभी मैप में देखा एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाइना है, दिस रीज़न इज़ द चाइना। तो यहाँ पे आप देखो कि इन चाइना को इंडिया के पास पहुँचने में इंडिया में इंटरवीन करने के लिए इट हैज़ टू pass and cross the Nepal itself. So what is the term you can use for the Nepal? Nepal is
लाइक अ बफर स्टेट बिटवीन द चाइना एंड द इंडिया। तो इसीलिए नेपाल का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे कोई भी बफर स्टेट नहीं है। दैट्स वाई वी आर स्ट्रगलिंग विद द चाइना। वी हैव बीन डिबेटिंग एंड फाइटिंग विद द चाइना ओवर दिस अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, मैकमोहन लाइन है, जिसको चाइना नहीं मानती, एंड वी आर स्ट्रगलिंग विथ इट। बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेपाल, द नॉर्दर्न इंडिया बेसिकली इज़ ऑन द सेफर साइड टू बी कंपेरेटिवली टू दी, यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारा इंडिया का। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंस जो हो जाता है वो हो जाता है जियो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। वाई? बिकॉज नेपाल एक्ट एज ए बफर स्टेट की तरह नेपाल काम करता है। ठीक है, विच इज़ क्रूशियल फॉर द इंडिया सिक्योरिटी एज वेल एज डिफेंस स्ट्रैटेजी। दोनों के लिए इंडिया, जो नेपाल है, इट प्रोवाइड अ gestation period, it provide a longer period of the preparation in the case of any hostile action by the China। ठीक है, hostile action by the China। और जैसा चाइना का बिहेवियर है, इट इज़ वेरी एग्रेसिव। चाइना इज़ नॉट ए वेरी म्यूचुअली कॉर्डियल नेबर और कंट्री और who can maintain a relation very cordially with any country। तो पॉजिटिव एग्रेशन टाइप की उसकी है बिहेवियर है, एग्रेसिव कंट्री है वो। तो उससे बचने के लिए द नेपाल एक्ट एज ए बफर स्टेट फॉर अस। और यू कैन से फॉर द नेपाल इटसेल्फ, ये तो इंडिया के लिए हो गया बेनिफिट। फॉर द नेपाल इटसेल्फ, इंडिया provides security as well। ठीक है, नेपाल में माओइस्ट जो नक्सलिज्म है इज़ वेरी एक्टिव। ठीक है, तो इंडिया प्रोवाइड अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द माओइज्म विच इज़ वेरी एक्टिव इन द नेपाल, बिकॉज इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है इट इज़ क्वाइट गुड एंड इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड। सो बिकॉज ऑफ द इंडिया डिप्लोमेसी, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी रखती है कंट्रीज़ के साथ, तो इंडिया प्रोवाइड अ सिक्योरिटी टू नेपाल एज वेल। ठीक है, थर्ड, द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिलेशंस बिटवीन द एनी कंट्री इज द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो नेपाल है वो क्या है, ब्लॉक्ड कंट्री है, कोई सी लिंकेजेस नहीं है। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ नहीं है। सो इट इज़ नोन एज द लैंड लॉक्ड कंट्री। ऐसी कंट्रीज़, ऐसी स्टेट्स को जो कहीं से भी ओपन नहीं है, उसका कोस्ट लाइन नहीं है, तो उसको हम लोग लैंड लॉक बोलते हैं। और जैसे ही अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल बिहार इज़ अ लैंड लॉक, अगर हम कंट्री की बात करेंगे तो नेपाल इज़ अ लैंड लॉक कंट्री। तो लैंड लॉक कंट्री होने की वजह से इनके ट्रेड में रिस्ट्रेंड है। तो कोई भी ट्रेड अगर इनको करना होगा, इट हैज़ टू पास थ्रू इंडिया और चाइना। ठीक है, बट इंडिया हैज़ ए वेरी एक्सपेंडेड रिलेशनशिप विद द नेपाल इटसेल्फ। तो इसीलिए जो नेपाल में 2/3 ऑफ जो ट्रेड होता है वो इंडिया के साथ होता है। सॉरी, मैंने चाइना बोल दिया। तो दैट्स वाई द इंडिया बिकम ए वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द नेपाल इकोनॉमी। ठीक है, उसके अलावा यू कैन ऑल्सो से कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इंडिया ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल एनर्जी के क्षेत्र में, एनर्जी को कंसिडर करें तो अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, अरुण रिवर पर है, सेती रिवर पे है, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ पे वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए और इंडिया में नेपाल में एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। ठीक है,
ऑल्सो इसके अलावा ये तो प्रोजेक्ट है, नेपाल इंपोर्ट भी करती है 600 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया। तो अभी करेंटली तो नेपाल अगर एनर्जी सिक्योर्ड है तो इंडिया की वजह से ही है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस ओनली द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंडिया बिकम्स सिग्निफिकेंट फॉर द नेपाल इटसेल्फ। और जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि रोटी बेटी का रिलेशन है, तो बिकॉज 6 मिलियन सिटीजन्स द नेपाली सिटीजन वर्क इन इंडिया, ठीक है। उसी तरह वी कैन से कि पॉलिटिकल और इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस बहुत है, जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बहुत है। जियो पॉलिटिकल लिख लीजिए, बिकॉज इंडिया एंड नेपाल ऑब्वियसली साउथ एशिया वाले रीजन में है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे रीजनल ग्रुपिंग में नेपाल इंडिया आते हैं, सार्क में है, बिम्स्टेक में है, ठीक है। उसी तरह ग्लोबल साउथ में भी कंसिडर किया जा रहा है नेपाल को इंगेज करने का, ऑलराइट। इसके अलावा यू कैन सी कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को नेपाल की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ बफर स्टेट बिटवीन देम। अगर चाइना को काउंटर कर रही है इंडिया, तो ऑब्वियसली चाइना चुपचाप तो बैठेगा नहीं, इट विल ट्राई टू कंप्रेस इंडिया थ्रू इट्स डिफरेंट नेबरिंग पॉइंट्स। तो अगर वहाँ पे नेपाल अगर फर्म रहेगा, इंडिया के साथ एसोसिएटेड रहेगा, तो जो टॉप रीजन है हमारा वो तो कहीं ना कहीं प्रिजर्व रहेगा, वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो इसीलिए नेपाल बहुत सिग्निफिकेंट एक पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है इंडिया के लिए, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा देयर आर मेनी लाइक कल्चरल रिलेशंस भी हैं, कल्चरल रिलेशंस भी है। तो ऑब्वियसली 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयरिंग करती है, तो ऑब्वियसली कल्चरल मिक्स तो होना ही है। बहुत सारे इंडियंस नेपाली भाषा भी बोलते हैं, बिकॉज जो बॉर्डर रीजन है वहाँ के लोग एक दूसरे से कल्चरली वहाँ कोहेजन हो जाता है, जिस वजह से कल्चरल एक्सचेंज होता है, ठीक है। उसी तरह इंडिया नेपाल ने 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट को साइन कर रखा है फॉर द रिलीजियस एंड कल्चरल रिलेशन। फॉर एग्जांपल काठमांडू वाराणसी को लिंक करना, लुम्बिनी बोधगया को लिंक करना, जनकपुरी एंड अयोध्या को लिंक करना, ठीक है। तो ऑब्वियसली काठमांडू वाराणसी को लिंक करने का क्या पर्पस है बताइए। ये दोनों जो प्लेस है वो शिव, जो गॉड है हमारे शिव, उससे एसोसिएटेड है। लुम्बिनी बोधगया को ऑब्वियसली बुद्धा, ये तो आपको पता ही होगा। एंड जनकपुर अयोध्या को ऑब्वियसली राम। जो हमारे तीन हमारे मेन जो गॉड हैं जिस पे हिंदूज़ में बिलीव करती है, तो ऐसे ही कल्चर्स को नेपाल के लोग भी प्रमोट करते हैं, ऐसे ही गॉड्स को नेपाल के लोग भी उसमें बिलीव करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो गवर्नमेंट ने चाहा कि ये जो 3 सिस्टर सिटी एग्रीमेंट को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और जिससे कि रिलीजियस लेवल पे, कल्चरल लेवल पे इंडिया और नेपाली के बीच वो बॉन्ड बना रहे, ठीक है। उसके अलावा इंडिया ने द लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज को लॉन्च किया था, जिसमें लैंग्वेज एक्सचेंज रिलेशन हम लोग कर सके। फॉर एग्जांपल इंडिया लेवल पे बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, और नेपाल लेवल पे भी बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। तो ऐसे लैंग्वेज एक्सचेंज से, फॉर एग्जांपल आप किसी भी स्टेट में जाते हो, मेनली लाइक वेस्टर्न स्टेट या साउथ सर्दर्न स्टेट्स में आप जाते हो, you feel very secluded because the first major reason is the language. वहाँ पे आप जाओगे, you not able to connect emotionally with the peoples of the other state, especially the North Indians, जहाँ अगर वो ऐसे states में जाते हैं जहाँ पे हिंदी यूज़ नहीं की जाती, obviously you feel secluded,
बट वहीं पे आपको कोई ऐसा मिल जाता है जिसको हिंदी आती है, यू फील डायरेक्ट कनेक्शन, इंस्टेंट कनेक्शन हो जाता है आप उनके साथ। तो इंडिया और नेपाल इस जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको यूज़ करते हुए एक कल्चरल लैंग्वेज का एक्सचेंज रिलेशन मेंटेन करना चाहती है, सो डैट वो सोशल कनेक्शन और कल्चरल कनेक्शन बना रहे, ठीक है। सो ऑन द कल्चरल रिलेशन परस्पेक्टिव एज वेल, द इंडिया एंड नेपाल हैज़ अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एज वेल डिफेंस रिलेशंस भी है, यू नो जो गोरखा रेजिमेंट है उसकी ट्रेनिंग, उसका खर्चा नेपाल ही हैंडल करती है और इंडियन आर्मी में भी वो रिक्रूटेड होते हैं। सूर्य किरण आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, मिलिट्री एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्री के बीच, इंडिया और नेपाल के बीच, ठीक है। सूर्य किरण कौन सी एक्सरसाइज है, इंडिया नेपाल के बीच एक्सरसाइज। ऑल्सो यू कैन, यहाँ पे मैं भूल गई आपको लगाना कि जियो पॉलिटिकल में हाल ही में ग्लोबल साउथ में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को साइन किया गया था,